हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढिंगरा। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 9 की साइंस का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ये फिज़िक्स का चैप्टर है और हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन? मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जब लगातार चेंज करता रहता है उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट माई हैंड। मेरा हाथ देखिए आप, ये हाथ अभी यहाँ पे है ना, अभी ये यहाँ पे है, अभी ये यहाँ पे है, अब फिर ये यहाँ पे है, अभी यहाँ पे आ गया। देख रहे हो, मेरा हाथ लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, लगातार चेंज कर रहा है ना। तो जब मेरा हाथ अपनी पोजीशन लगातार चेंज करता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? क्योंकि मेरे हाथ की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है तो मैं बोलूँगा मेरा हाथ किस में है? मोशन में। राइट स्टूडेंट्स? क्या हुआ मोशन? मोशन में बी डिफाइंड एज, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मोशन में बी डिफाइंड एज व्हेन एवर, जब कभी भी, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी भी बात कर रहे हैं, जैसे मेरा हाथ था, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? द ऑब्जेक्ट is said to be in motion. Whenever an object changes its position continuously with respect to, WRT लिखा है, with respect to time. अब मतलब क्या हुआ इसका? देखो, सपोज करके अभी बजे 8 बजे यहाँ पे, 8:01 पे यहाँ पे, अगले सेकंड में यहाँ पे, अगले सेकंड में यहाँ पे। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के चेंज होने के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? मोशन में। एग्जाम्पल, जैसे मैंने हाथ का लिखा, आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, अ मूविंग कार। जो कार मूव कर रही है वो रोड पे लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? मोशन में है। सेकेंड वर्ड जो आपको उसको इसके साथ सीखना चाहिए, मोशन का अपोजिट, उस वर्ड को बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं सो रहा हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ। और जब मैं लेट रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, ठीक है, मैं उसी जगह पे लेट रखा हूँ। रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के पास होने के साथ साथ, टाइम चेंज हो रहा है, 8 बज रहे हैं, 8:01, 8:02, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बट उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, तो हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कब कहेंगे? whenever an object does not changes its position with respect to time. When an object does not change its position with respect to time, the object is said to be at rest. For example, a book placed at table. एक बुक जो टेबल पे पड़ी है वो वहीं पड़ी रहती है, ठीक है, और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्ट पे। दो चीज़ें आपने सीख ली, एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है और एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, डेफिनेशन लिखवा दी है, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो अच्छे से। अगर आपने नोट करना है तो बहुत बढ़िया से नोट कर सकते हो। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली, मोशन की डेफिनेशन देख ली, रेस्ट की डेफिनेशन देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ मोशन में है तो हम पता कैसे लगाते हैं कि ये मोशन में है? एक तो ये है कि हम देख रहे हैं कि हाँ भाई गाड़ी की कुछ स्पीड है, पर हमें कैसे पता चलता है कि गाड़ी की स्पीड है? आइए एक चीज़ सीखते हैं। देखिए, अब इसमें आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं? मैं पहले लिख देता हूँ। उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, भाई ये क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल देखो,
मैं बोलता हूँ कि मेरा जो स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, जो मेरा स्कूल है वो 10 किलोमीटर्स है। 10 किलोमीटर्स है। कहाँ से ऐसा 10 किलोमीटर? कहाँ से मतलब मेरे घर से, है ना। तो मैंने क्या बोला, मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है। कहाँ से? मेरे घर से। तो ये मेरा घर क्या हुआ, ये एक रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो मैंने देखा कि मेरे घर से ये 10 किलोमीटर है। ऐसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है पर बताऊं ही नहीं कहाँ से, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से? मेरे घर से, मेरे फ्रेंड के घर से, या कहाँ से? नहीं पता ना। सो हमेशा जब भी हम मोशन या रेस्ट की बात करेंगे तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है कोई, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, ओ। तो ओ पॉइंट पे कोई एक कार थी, ठीक है, ओ पॉइंट पे कार थी, ये चली गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई ए पॉइंट तक, राइट। ओ से चल के ए पॉइंट पे पहुँच गई, फिर ए से ये आगे बढ़ गई बी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे इसने चला 10 किलोमीटर, यहाँ पे चला 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि इस कार ने टोटल कितने किलोमीटर चला, 10 + 20 यानी कि 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इसने कहाँ से चला, ओ से। जब ओ से कैलकुलेट कर रहा हूँ 30 किलोमीटर चल रहा है, तो ओ क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने बोला इसने चला 20 किलोमीटर, कहाँ से, ए से। ए से बी पे गया तो कितने किलोमीटर चला, 20। तो ए पॉइंट क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि ऑब्जेक्ट कितना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जितनी दूर जा रहा है अपनी पहले वाली पोजीशन से, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ रेफरेंस पॉइंट। जब आप मैथ्स करते हो, आप ग्राफ बनाते हो ना, ग्राफ्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ -y एक्सिस, यहाँ -x एक्सिस बनाते हो। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन, है ना। और ये क्या होता है, ज़ीरो पॉइंट होता है। तो जब मैं वैल्यू निकालता हूँ कि x को, अगर x की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ 1 2 3, मैंने बताया कि ये है 3 वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू मैंने किसके कंपैरिजन में निकाली, इस ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला कि ये यहाँ से 3 है। तो ओरिजिन क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, एक तो रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से मैं किसी चीज़ की कंपैरिजन कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे मैं किसी चीज़ की कंपैरिजन कर सकता हूँ। सो आई होप आपको अभी तक मोशन मैंने बताया, रेस्ट मैंने बताया और रेफरेंस पॉइंट बताया, ये 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो 2-3 चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे चल सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है चैप्टर में सीखने का। चलो, मोशन का आपने डेफिनेशन नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके, ठीक है, और लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। तो मोशन से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोशन कितनी तरह का हो सकता है। भाई गाड़ी जब चलती है ना, गाड़ी सीधी भी चल सकती है, स्ट्रेट रोड है, और गाड़ी अगर सर्कुलर रोड है तो सर्कल में भी चल सकती है। तो हम इस चैप्टर में 2 तरह के मोशन पढ़ेंगे। नंबर 1, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। दूसरा हम पढ़ेंगे मोशन इन सर्कुलर मोशन, है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सीधी लाइन में ऐसे चल देगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो ऐसे ही चला जाएगा। तो अब मैं एक बना देता हूँ एक डायग्राम यहाँ पे, थोड़ा आपको 1-2 चीज़ समझानी है इसमें, ठीक है, वो चीज़ समझते हैं फिर देखते हैं क्या आपको समझ आता है। ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से चलता है, एक कोई कार ले लो, ठीक है, कोई कार है, कार चलती है यहाँ से ए पॉइंट पे और ये 20 किलोमीटर चलती है, फिर ए से ये बी पे जाती है, ये 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। पहले कार चली यहाँ से यहाँ, ओके, फिर यहाँ से यहाँ। अब देख रहे हो सीधा रोड है, सीधा प्लेस है, तो इसको क्या बोलूँगा, दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम 2 चीज़ें सीखते हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है
डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इस चैप्टर का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस बताओ, है ना, ऐसे करके पहले समझते हैं। डिस्टेंस तो आपको सबको पता है। डिस्टेंस क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस, तो मैं कितना चला, दिस इज डिस्टेंस। मैं यहाँ से दिल्ली गया, ठीक है, गाड़ी में गया, और मैंने यहाँ से 250 किलोमीटर्स गाड़ी में ट्रैवल किया, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 250 किलोमीटर्स, राइट। तो ये तो आसान है। तो अगर यहाँ पे कार की बात करें तो कितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया, देखो कार ने कितना ट्रैवल किया, पहले कार ने चला ओ से ए पे गया, फिर गया प्लस ए से बी पे, यानी कि 20 + 10 30 किलोमीटर। तो जब कार बी पॉइंट पे पहुंचती है तो कितना किलोमीटर चल जाती है, 30 किलोमीटर। अब कार क्या करती है, वापस बी से ओ पे आती है। तो जब कार वापस बी से ओ पे आएगी तो पहले आएगी बी ए, फिर आएगी ए ओ, तब ये कितना चलेगी, 10 + 20, फिर से कार कितना चलेगी, 30 किलोमीटर, है ना। तो कार यहाँ से यहाँ पे भी 30 किलोमीटर चलती है, वापस जाती है तो 30 किलोमीटर चलती है। अब 2 चक्कर हो गए उसके, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से वापस। तो दोनों में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 30 + 30 यानी कि 60 किलोमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो देख लो, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी तक कार ने कितने किलोमीटर चला है, 60 किलोमीटर चला है। ये तो क्या है, डिस्टेंस। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि सीखने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या इनके बीच में कोई भी डायरेक्शन। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन मैटर करती नहीं, पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। तो कैसे मैटर करती है वो देख लेते हैं भाई। तो ऐसे मैटर करती है भाई, सपोज करके यही ऑब्जेक्ट, यही कार चलती है ओ से ए पे, ठीक है, फिर चलती है ए से बी पे। तो ओ से ए चलेगी 20 किलोमीटर्स, ए से बी चलेगी 10 किलोमीटर, यानी कि टोटल चला 30 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 30 किलोमीटर। तो भाई आप कहोगे कि सर इसमें क्या चेंज किया, ये तो वही है। यस वही है। अब आगे देखो, अब जब कार होगी रिटर्न, वो आएगी बी से ए पे प्लस ए से ओ पे, ऐसे रिवर्ट करेगी। तो कार ने चला कितना, कार ने चला फिर से वही 20 + 10 यानी कि 30 किलोमीटर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अगर इस डायरेक्शन में कार ने मूव किया, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में कार ने मूव किया और फिर थोड़ी देर बाद वापस वो उल्टी डायरेक्शन में आ गई, कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कैंसल हो जाती है। क्या हो जाती है, कैंसल। इसका मतलब ओ से शुरू किया, बी पे गाड़ी आई, बी से वापस जब ए पे गई, यानी कि ऐसे 30 किलोमीटर, फिर वापस 30 किलोमीटर, सो डिस्प्लेसमेंट कैंसल। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसको तो लेंगे जब यहाँ से यहाँ पे आया तो ये डिस्टेंस तो था +30, बट जब ये डिस्टेंस चला गाड़ी ने तो ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्शन स्टार्टिंग वाले डायरेक्शन के अपोजिट था, उल्टा था, तो ये होगा -30। तो जब +30 को -30 से ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। राइट स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी थी आपने। अब आप एक बार फिर से देख लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से चला बी पे पहुंचा, तब उसने 30 किलोमीटर चला, बी से ओ पे आया, तब फिर से उसने 30 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 60 किलोमीटर। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ओ से ए और ए से बी चला 20 और 10 30 किलोमीटर, पर जैसे ही ये वापस गया तो ये 30 किलोमीटर इस डायरेक्शन में तो प्लस का था और इस डायरेक्शन में जाते हुए हो गया माइनस का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो 30 - 30 आंसर आ गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। सो ये आपका सीखने का था। अब स्टूडेंट्स, अब अगर आपको कभी क्वेश्चन पेपर में आए कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे तो मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस
इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे यार ये क्या लिख दिया सर आपने, स्केलर क्या होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें कोई डायरेक्शन का फ़र्क था, इधर चला या इधर चला, कोई फ़र्क नहीं, बट इसमें था। तो जिसमें डायरेक्शन का फ़र्क पड़े उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपने। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 1 डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चलेंगे तो डिस्टेंस आएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है? यस, अभी तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगी भाई, राइट स्टूडेंट्स? तो ये डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। और ये हमने देख लिया, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से आप और भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो इसके बीच में, और आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है और यही चल रहा है टॉपिक अभी हमारा। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो डिस्टेंस पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, दोनों को सीख भी लिया कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हमारा इस एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, उस टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है? आ ही रहा होगा यार है ना? तो ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म स्कूल में पहनते हो आप, पहनते हो ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, सभी बच्चे एक जैसा दिखें, तभी तो यूनिफॉर्म डलवाई जा रही है। तो यूनिफॉर्म। सो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन? मोशन मैंने आपको बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है उसे मोशन कहते हैं, राइट? यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट लगातार सेम डिस्टेंस सेम टाइम में चलता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखो ये फिर से वो एग्जांपल, ये मेरा हाथ, अब ये यहाँ पे है, ठीक है। 1 सेकंड के बाद ये इतना चला, ठीक है। फिर 1 सेकंड के बाद ये इतना चला, फिर 1 सेकंड के बाद ये इतना चला। अगर तीनों बार 1-1 सेकंड का टाइम था और इसने जो डिस्टेंस चला वो तीनों बार बराबर था, सेम टाइम सेम डिस्टेंस, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है। सपोज 7 बजे कोई गाड़ी चलती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 7:05 पे, फिर हम देखते हैं 7:10 पे। 7 से 7:05 के बीच में ये चलती है 1 किलोमीटर। 7:05 से 7:10 के बीच में भी चलती है 1 किलोमीटर। 7:10 से 7:15 के बीच में चलती है 1 किलोमीटर। देख रहे हो, हर 5 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रही है? 1 किलोमीटर। यानी कि कोई गाड़ी सेम टाइम में, यानी कि 5 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रही है? 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये मोशन में तो है, पर कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। सो यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर ये ऐसा ना चले, यहाँ पे 1 किलोमीटर चले, यहाँ पे 2 चले, यहाँ 3 चले, डिस्टेंस चेंज कर दे, तो ये कौन सी मोशन हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, लिख सकते हैं, मैं राइट डाउन करता हूँ, आप देख लो, लिख लेना, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन may be defined as the motion in which an object travels equal distance in equal time, है ना? An object is said to be in uniform motion, या uniform motion may be defined as the motion in which an object travels, या covers भी लिख सकते हो आप, travels equal distance in equal time. Equal distance equal time में चलेंगे तो वो होगा uniform motion. Example, a car running at constant speed, right? Non uniform motion. अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मोशन ऑफ अर्थ, राइट? मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ को देख लो, बिल्कुल सेम स्पीड से चल रही है, उसी स्पीड से दिन रात बन रहे हैं। हर 1 साल के बाद, है ना, पूरा एक चक्कर काट लेती है अर्थ उसका सन का।
तो बिल्कुल एक परफेक्ट टाइमिंग है अर्थ की, बिल्कुल। तो अर्थ कैसे है? यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन may be defined as the motion in which an object does not travel equal distance in equal time. An object does not travel equal distance in equal time, so therefore the motion will be non-uniform. Example, a car running in a market. एक मार्केट में जब कार चलती है तो कभी 50 की स्पीड, कभी 10 की स्पीड, कभी 15 की स्पीड, सो दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया है वो है क्या, वो है क्या वो है स्पीड। स्पीड, तो भाई स्पीड क्या होती है? तो आपको पता है मेरी गाड़ी कितनी स्पीड पे है? 100 किलोमीटर पर आवर। मेरी गाड़ी कितनी स्पीड पे है? 70 किलोमीटर पर आवर। मेरी बाइक कितनी स्पीड पे है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होती है? स्पीड। क्या होती है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला देख लो, ऐसे तो नहीं बोल देंगे ना स्पीड क्या है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, अभी पढ़ा था क्या होता है, देख लिया था, डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम इज अ स्पीड, है ना। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चला, इट इज स्पीड। और स्पीड की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, राइट स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एक चीज़ और सीख लो, एक स्पीड होता है, एक होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड। सेम है, फिर अलग अलग क्यों लिखा है सर? देख लो भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। मैंने कहा था ना, कभी जब भी अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हाफ टाइम तक ओ से लेकर के बी तक दोनों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर ही थे जो अभी हम पढ़ रहे थे। बट फिर जब पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कराया, पूरा एकदम राउंड लिया, दूसरा रिटर्न भी कर दिया गाड़ी ने, तब जा करके डिफरेंस आया था। सो अभी हम देख रहे थे स्पीड और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है, राइट। एक नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एक चीज़ और आती है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम मतलब वही, देखो ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे था, ओ से गया ए पॉइंट पे, ठीक है, फिर ए से गया बी पॉइंट पे, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला? सपोज 20, यहाँ से यहाँ चला 10, तो टोटल डिस्टेंस 20 + 10, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। सपोज यहाँ से यहाँ लगा उसे 20, सपोज कितना, कुछ भी टाइम ले लो, सपोज 30 मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे लगे 20 मिनट, है ना। तो 30 + 20 इसके हम डिवाइड कर देंगे। हाँ, वो आपको याद रखना है कि आप अगर डिस्टेंस मीटर में ले रहे हो तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है ना। तो 30 और 2 50 सेकंड्स हो गए, 50 सेकंड को मिनट में उसको 50 मिनट्स हो गए, सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3000 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। यानी कि पहले तो आएगा 20 + 10 30 बाय और 50, पर ये मिनट हैं और ये मीटर हैं, या अगर ये किलोमीटर है तो भी चल जाएगा। मतलब बेसिकली आपने ये करना है, टोटल डिस्टेंस कितना उसने चला है डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड में बी डिफाइंड एज द स्पीड इन विच, या ऐसे बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, रेशो है ना दोनों की, रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम। मतलब एवरेज स्पीड में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, राइट। ये होगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होगा? सेम, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, भाई एवरेज वेलोसिटी पढ़ा देता हूँ अभी आपको कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। सो एवरेज स्पीड पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी देख लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। इनिशियल वेलोसिटी
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जब गाड़ी चल नहीं रही थी तो उसकी स्पीड थी सपोज 0, जब चलने लगी तो हो गई 70। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, और डिवाइडेड बाय 2, राइट। So average velocity may be defined as the sum of initial velocity and final velocity divided by 2। तो ये हो गया, ये याद कर लेने आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक टॉपिक जो और आ सकता है, जो आपको पूछा जा सकता है, वो क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी मैं अभी आपको बता देता हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था, उससे आगे पढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया ना, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये बता दिया था ना मैंने। तो उसी हिसाब से हम इसमें डिफरेंस कर लेंगे स्पीड में और वेलोसिटी में। देखो, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, देयरफॉर इट इज एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड है, यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड है, बट ये वेक्टर है, v से वेक्टर, v से वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी डिफरेंस बताया था, वैसे ही डिफरेंस इसमें है। तो स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, क्योंकि ये वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट से आया है, और हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो वेलोसिटी ये कैन बी 0, ये भी 0 हो सकती है, बट ये 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0। जब भी कोई डिस्टेंस चला है तो ये 0 नहीं हो सकता, कम हो सकता है, बहुत ही कम हो जाएगा, बट ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया स्पीड में और वेलोसिटी में भी डिफरेंस क्या क्या है। अब इससे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपके इस चैप्टर में जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो ग्राफ्स हैं। मैं थोड़े बहुत ग्राफ्स जो है ना वो अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे क्या ग्राफ वगैरह हैं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिलेबस में है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, इनके बीच में ग्राफ बनता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कई मतलब जगह पे ये सिलेबस में कट है, बट मैं करा देता हूँ। देखो, सबसे पहला है डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक सेकेंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता देता हूं पहले। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले तो आपको स्पीड का फॉर्मूला याद है, स्पीड या वेलोसिटी समझ लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। किसका फॉर्मूला था, वेलोसिटी का। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस बाय टाइम देगा क्या, देखो ये y एक्सिस पे ले लेते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है, x एक्सिस पे ले लेते हैं हम टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनता है वो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी एक जैसी रहेगी तो कैसा ग्राफ बनेगा। देखो, सपोज करके मैं टाइम में बांट देता हूं यहां पे, ठीक है, ऐसे हम टाइमिंग में इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तब कैसा बनेगा, और जब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तब कैसा बनेगा। तो देख लो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के विद अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बनाता हूं यूनिफॉर्म, तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हमने पढ़ा था ना यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में बी डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलेगा तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन, याद रखना है आपने। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब यूनिफॉर्म मोशन होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता क्या है, डिस्टेंस और टाइम क्या बताते हैं, वेलोसिटी को। किसको बताते हैं, वेलोसिटी। सो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि वेलोसिटी क्या है,
राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ये है, बट अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए और वो हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ ऐसे बनेगा। स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसा कुछ डिफरेंट सी शेप का बनता है कब? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तब ऐसा बनता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है कि कितना इसमें वेलोसिटी है, ठीक है, कितना वेलोसिटी है वो बता देता है। तो ठीक है, इससे नेक्स्ट ग्राफ जो है वो मैं बताता हूं आपको, वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसका है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपकी बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है, तो आप उससे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। सो वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा था वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएगा डिस्टेंस, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा कि कितना डिस्टेंस है। तो देखो ये लिया मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को, यहाँ पे लिया टाइम को। अच्छा, जैसे उसको पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए या नॉन के लिए, वैसे इसको पढ़ लेते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपको पता है ना स्टूडेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। तो स्पीड कांस्टेंट है, तो सपोज ये कोई स्पीड है, ये कांस्टेंट रहेगी ऐसे। स्पीड कांस्टेंट है मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू सपोज 20 है तो 20 ही रहती चली जाएगी और टाइम ऐसे बढ़ता चला जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है ऐसा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम कोई पॉइंट्स ले सकते हैं, सपोज जैसे बुक में आपके मेंशन है 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये कोई पॉइंट है T1, ये है कोई पॉइंट T2। तो इसके बीच में जो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये क्या बताएगा? कितना डिस्टेंस कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ है? ये ग्राफ की फॉर्म में हम चेक कर सकते हैं इतना। अच्छा, ये तो तब था जब यूनिफॉर्म मोशन है, तब ये ऐसा है। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और स्टूडेंट्स, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक नई टर्म निकल के आती है सामने, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन, स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, जो आपकी एक्टिवा, स्कूटी, जिसको भी आप जो भी आप बोलते हो, उसमें जिससे आप स्पीड इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, स्पीड इंक्रीज या स्पीड डिक्रीज, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। गाड़ी में भी होता है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर क्या करता है? वेलोसिटी को, स्पीड को कम ज्यादा करता है, और टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। सो जब यूनिफॉर्म मोशन है तब ग्राफ बनेगा ऐसा, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती जाएगी और वो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, चेंज होती नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी ग्राफ बना सकते हैं। 2 पॉइंट ले लेते हैं, T1, T2, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स का अगर हम एरिया निकालें, हमें यहाँ पे भी एरिया निकालना पड़ेगा इस पोर्शन का। इस पोर्शन का जब एरिया निकलेगा तो निकलेगा डिस्टेंस, इस पोर्शन का जब एरिया निकलेगा तो निकलेगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना होता है, ठीक है। आपकी बुक में यही मेंशन्ड है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी अगर ज़्यादा डिटेल कहोगे तो मैं बता दूंगा। तो सिंपल याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनेगा ऐसा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। और जब जो ग्राफ बनता है उसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, अगर उनका एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस निकलता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी रहती है, जब भी वेलोसिटी चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो ये मैंने आपको 2 ग्राफ बता दिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी को,
ठीक है। इससे लास्ट में सबसे एंड में एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उससे पहले भी इसमें दिया हुआ है कुछ सिलेबस में, मैं आपको बता देता हूं, वो भी देख लो। इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन है। देखो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, ठीक है। तो आपकी बुक में हो सकता है लिखा हो v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, एक ही बात है। तो ये 3 इक्वेशन है। यहां पे v क्या है, v है वेलोसिटी, वो भी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। v होती है फाइनल वेलोसिटी, राइट, और u होती है इनिशियल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। a होता है एक्सेलरेशन, अभी हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। s होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और t होता है टाइम, t होता है टाइम। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v बता दिया फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ये 3 इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आए, पर लास्ट टाइम जो है सीबीएसई ने इसको कट कर दिया था जब कोविड वगैरह चल रहा था, तो अब देख लेंगे कि अगर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक बचता है इसका, आप देख लो, नोट हो गया होगा ना। तो अभी इसके बाद जो एंड का टॉपिक है वो बता देता हूं। वो एंड वाला टॉपिक क्या है, एंड वाला टॉपिक है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बता दिया था। सो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन ये था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस बार बार चला जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब इसमें समझते हैं क्या। देखो ये मैंने कोई फिगर बनाई, रेक्टेंगल है ये, ठीक है, इसका नाम रखा ए बी सी डी, ठीक है। एक मैंने बना दिया ये सर्कल, 2 बना, ठीक है। अब ए बी सी डी क्या है, कोई रनर है, कोई एथलीट है, वो भाग रहा है, रनिंग कर रहा है। तो जब वो रनिंग कर रहा है, वो ए पॉइंट से भागना स्टार्ट करता है। जो ए पॉइंट से भागता रहता है, फिर जैसे ही वो बी पॉइंट पे पहुंचता है, बी पॉइंट पे जाकर के उसको सीधा नहीं जाना है, उसको मुड़ जाना है ऊपर की तरफ, उसको सी की तरफ मुड़ना है, यहां पे मुड़ना है। तो जैसे ही वो रनिंग कर रहा है, वो भाग रहा है, वो सेम स्पीड से भाग रहा है, एक स्पीड है उसकी 5 या 10 की, जो भी उसकी स्पीड है। बट जैसे ही टर्न आया, जैसे ही मोड़ आया, मोड़ पे आने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसको टर्न लेना पड़ता है। जैसे उसको टर्न लेना पड़ता है ना, तो टर्न लेने के टाइम पे उसको अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ती है। स्पीड उसको क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, अगर वो स्पीड चेंज नहीं करेगा, तो वो सीधा ही निकल जाएगा, राइट। तो उसको एक फोर्स लगानी पड़ती है, एक स्पीड लगानी पड़ती है, ताकि वो टर्न करके इस तरफ चले। फिर वो भागता रहता है, फिर सी पॉइंट के पास पहुंचता है। जब वो सी पॉइंट के पास पहुंचता है, तो उसको सीधे नहीं जाना, अब फिर उसको टर्न करना है सी से डी की तरफ। तो जब उसे फिर से टर्न करना है, तो अब उसे क्या करना पड़ता है, सी पॉइंट पे आकर के फिर से वेलोसिटी चेंज करनी पड़ती है, ताकि वो टर्न ले सके। जब वो टर्न लेगा, फिर वो भागता जाएगा, डी पॉइंट पे आएगा, तो डी पॉइंट पे आकर के फिर उसे वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, ताकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके। तो आपने देखा ये एक रेक्टेंगल थी, 4 साइड थी, तो उसको कितनी बार स्पीड चेंज करनी पड़ती है, 4 टाइम। अगर कोई पेंटागन हो, 5 साइड होंगी, और उसको जब 5 बार स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। जिसकी 6 साइड होंगी, उसको 6 बार स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। स्पीड कर क्यों रहे हैं चेंज, अगर स्पीड चेंज नहीं करते हैं तो वो एक्सेलरेशन में सीधा ही जा सकता है, बट उसे क्योंकि टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए उसे स्पीड चेंज करनी पड़ती है, ठीक है।
तो अगर उसे जितनी साइड्स हैं उतनी बार स्पीड चेंज करनी पड़ती है, तो स्पीड चेंज करना, वेलोसिटी चेंज करना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जब चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये मोशन कौन सा होगा? ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ये मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेटेड में क्या है कि वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी उसे बार बार। कितनी बार? 4 बार। ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज, सी पॉइंट पे चेंज, डी पे चेंज, और वापस ए पे आकर के फिर अगर उसे टर्न करना है तो चेंज करनी पड़ेगी। सर्कुलर मोशन में क्या होगा यार? सर्कुलर मोशन में आप देखो हमेशा ही टर्न रहेंगे, हमेशा ही टर्न रहेंगे। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, गाड़ी चल रही है या कोई बंदा चल रहा है, तो उसकी मोशन कैसी होगी? उसकी मोशन होगी एक्सेलरेटेड मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बंदा है सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कर रहा है, भाग रहा है, तो उसकी मोशन कैसी होती है? उसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है। एक्सेलरेटेड तो यहां पे आई थी, एक्सेलरेटेड तो यहां पे आई थी, बट क्योंकि यहां पे तो कॉन्टिन्यू उसका टर्न है, कॉन्टिन्यू टर्न है, तो उसको कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। और कॉन्टिन्यूसली अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो उसे बोलते रहेंगे हम एक्सेलरेटेड मोशन। और ये एक्सेलरेटेड मोशन सर्कुलर पाथ में क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अच्छा, अब आप बताओ, एक सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर। आर क्या है? आर है इसकी रेडियस, राइट? तो आर क्या है? इसकी रेडियस है। अब देखो कोई बंदा इस पॉइंट से चला और यहां से चलता 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 वापस इस पॉइंट पे आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना? सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्टेंस पूरा कितना हो गया? 2 पाई आर। और कितने टाइम में किया? टी टाइम में। तो ये क्या हो गई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये हो गई आपकी सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, तो आपने ये देख लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्योंकि जब आप मोशन में रहते हो और ट्रैक्स पे आपको कोई टर्न आता है तो आपको स्पीड चेंज करनी पड़ती है। तो अगर आप सर्कुलर पाथ पे हो तो हमेशा आपको स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, और अगर स्पीड चेंज करते रहते हैं तो स्पीड का चेंज करना एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। तो इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, कोई भागेगा, कोई गाड़ी चलेगी, तो उसकी मोशन कैसी होगी? एक्सेलरेटेड होगी। वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि गाड़ी को अगर आप इमेजिन करो, आप किसी ट्रैक पे चला रहे हो गाड़ी, ठीक है, तो उसको गाड़ी को ना हमेशा मोड़ के रखना पड़ेगा, है ना? हमेशा एंगल पे मोड़ के रखना पड़ेगा, तो गाड़ी मुड़ी रहेगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको एक्सेलरेटेड मोशन भी बता दिया, वेलोसिटी का चेंज होना। और इस पाथ पे अगर कोई सेम वेलोसिटी से चलता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस कितना है सर्कल का डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसने लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर का नाम था मोशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।